CG BSc की बुक है हिंदी कक्षा 10। करेंगे आज हम 7.2 मैं लेखक कैसे बना। लेखक कौन है इसमें? अमृतलाल नागर। तो ये अपने बारे में कहे हैं कि मेरे बाबा मतलब दादाजी जो थे वो जज मुझे बनाना चाहते थे और आशीर्वाद में हमेशा मुझे मेरा बेटा जज बन जाए, लेकिन ये भी चाहते थे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई और ऐसे लोगों की संगत में रहे कि वो उन्हें लेखक बनना अच्छा लगा और लेखक बन गए। तो इस पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका हम लोग जीवन परिचय कर लेते हैं। तो अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में 1917 में हुआ था और घर परिवार से तो संपन्न थे, अच्छे घर के थे और आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत से उपन्यास लिखे हैं। इसमें से है नाचियो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस। इनकी महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं और इनके लिए इन्हें बहुत सी संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है और लंबे समय तक कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत इसमें भी इन्होंने लेख लिखे हैं अपने और लखनऊ आकाशवाणी में काम किए हैं लंबे समय तक और बहुत प्रमुख पदों पर ये आसीन भी रहे हैं और इनकी मृत्यु हुई है 1990 लखनऊ में। अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो ये अपने इस जीवन परिचय है ना, जिसे कहा जा सकता है। तो इसमें इन्होंने लिखा कि बचपन और नौजवानी के दिनों में वातावरण को देख के मैं कह सकता हूँ कि इन परिस्थितियों ने मुझे लेखक बना दिया, लेकिन अब यह भी नहीं कह सकता कि लेखक ही क्यों बना, क्योंकि जब लाड़ प्यार से इनके बाबा मतलब दादाजी कभी आशीर्वाद देते तो बोलते थे मेरा अमृत जज बनेगा और मैं भी सोचता था कि जज बनूं, लेकिन सोचता था कि विलायत मतलब विदेश में जाके पढ़ूंगा और जज बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे इन्होंने इसमें लेख पत्रिका में लिखा है कि हमारे घर में सरस्वती और गृहलक्ष्मी नाम की 2 मासिक पत्रिकाएं आती थी। जैसे न्यूज़पेपर आता है तो उसके साथ एक बुक आती है बच्चों के पढ़ने के लिए ना, तो अभी भी आता है कि गृहलक्ष्मी जो घर के है ना, घर के संबंधी जो कुछ सिलाई बुनाई इससे संबंधित ये पत्रिका आती है और सरस्वती भी ऐसे ही होती है, तो इनके घर आती रही होगी। और इनके घर के आसपास का जो माहौल था, बहुत से कवि लेखक इनके घर से मतलब जुड़े हुए थे इनके पिता से। तो सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया है कि उत्तर भारतेंदु काल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक तथा संपादक पंडित शिवनाथ शर्मा जी मेरे घर के पास ही रहते थे। तो इनका जो बड़ा बेटा था और इस लेखक के पिता तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बहुत से पत्र पत्रिकाएं उनके घर से जो आते थे तो इनके पिता पढ़ते थे, तो बच्चे का भी इंटरेस्ट था तो ये भी पढ़ते थे। अब आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रकवि पंडित माधव शुक्ल है ना, ये भी काफ़ी नामी गिरामी इंसान थे, हिंदी रंगमंच के उन्नायक इन्हें कहा गया है। तो जब वो लखनऊ आते थे कभी तो इनके घर में रुकते थे और इसके बाद उनका भी स्नेह प्राप्त हुआ। मतलब हम जिससे मिलते हैं अक्सर ना अपने जीवन में कई बार मिलते हैं तो हम प्रेरित होते हैं और हमें लगता है कि काश हम भी इनके जैसे बने, कुछ तो गुण हमारे में आ ही जाते हैं। तो वही हाल इनका भी हुआ है। अब आगे कह रहे हैं कि आचार्य श्याम सुंदर दास उन दिनों स्थानीय कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। तो उन्हें एक चीज़ उनकी अभी भी याद है। तो बता रहे हैं कि हमारे घर के पास में ही रहते थे और इलाहाबाद बैंक द्वारा बनाई गई कॉलोनी थी, उसी कॉलोनी के एक घर में ये भी रहते थे और वहीं आसपास ये भी रहते थे। तो कॉलोनी का गार्डन था, तो सुबह सुबह जो वो श्याम सुंदर दास थे तो क्या करते थे, नीम की दातुन, पहले लोग ब्रश नहीं करना पसंद करते तो नीम की दातुन चबाते चबाते और मॉर्निंग वॉक करते करते इनके घर आते थे, मुंह हाथ धो के बैठ जाते थे। तो फिर क्या खाते थे वो, चांदी का वर्ग लिपटा हुआ आंवला, आंवले का मुरब्बा और दूध पीते थे सुबह सुबह इनके घर में बैठ के। होता ना किसी से बहुत ज़्यादा जान पहचान हो, दोस्ती हो, तो उनके यहाँ सुबह की चाय पी जाती है, तो वैसे ही ये भी करते थे। और थोड़ी देर बाद इनके घर का जो चपरासी था वो हुक्का लेकर आ जाता था, जो गुड़गुड़ाते हैं ना, तो वो पीते थे और थोड़ा देर तक गप्पे सप्पे होती थी, उसके बाद वो अपने घर चले जाया करता था। तो ये भी इनको याद है। इसके आगे फिर बोल रहे हैं कि उर्दू के प्रसिद्ध कवि ब्रिज नारायण चकबस्त, तो इन्हें 3-4 बार मतलब देखे हैं, मिल पाए हैं, इनके घर आना जाना था। और पंडित माधव शुक्ल जो कविता को बड़े अच्छे अंदाज में बोलते थे, तो उनकी एक मतलब जो याद है
उनके दिमाग में अभी तक समाई हुई है कि जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था तो उसके बाद क्या किए थे, खून से सिनी हुई मिट्टी की पुड़िया लेकर एक आए थे और एक चित्र भी दिए थे जो इनके घर में लगी हुई थी। तो वहाँ पे कई लोग शहीद हुए थे, इसलिए लोग आज भी याद करते हैं उस दिन को। तो अब उस समय तो ये हुआ था नया नया, है ना, तो हर किसी के मन में थी ज्वाला और उसको पुण्य भूमि मानने लगे थे, तो इसलिए उनकी मिट्टी वहाँ से उठा के लेकर आए थे और एक तस्वीर भी दिए थे। तो जब इनके घर अंग्रेज अफसर दावत पे आने वाले थे तो इनके पिता को लगा कि ये देख के नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उस चित्र को हटा दिया गया था। अब आगे बोल रहे हैं कि 1928 की बात है, साइमन कमीशन का दौरा हुआ, ये अंग्रेज अफसर था, तो लखनऊ नगर भी आया। उनके विरोध में एक बड़ा जुलूस निकाला गया था जिसकी अगुवाई कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत। तो अब ये नया नया मतलब जवानी की उम्र में प्रवेश किए थे और जोश तो बहुत ज़्यादा ही होता है, तो उस जुलूस में ये भी शामिल हो गए। अब जुलूस कितना था, लगभग 1-1.5 मील लंबा, है ना, मतलब इतना किलोमीटर लंबा रहा होगा जुलूस। बहुत लोग थे और आगे आगे ये भी थे, है ना। जब वहाँ पे लाठियाँ बरसाई जाने लगी तो वहाँ से आगे के लोग पीछे और पीछे के लोग आगे बढ़ रहे थे और ये बीच में दब गए। तो दबने के बाद इनके धरती पे ज़मीन टिके नहीं पैर, तो अचानक से इनके मुंह से शब्द निकला कि कब लौ कहो लाठी खाया करें, कब लौ कहें जेल सहा करिए। मतलब पता नहीं कब लाठी खाना पड़े और कब जेल जाना पड़े, ये तुकबंदी इनके मुंह से फूटी। अब तीसरे दिन ये छप गई कविता आनंद नामक पत्रिका में। अब अपना नाम देखे तो इनको जोश आ गया और लेखक मैं बन गया, इन्होंने कहा है ना। तो 2-3 तुकबंदियों के बाद ही मेरा रुझान गद्य की ओर हो गया और मैं कहानियाँ लिखने लगा। अब आगे इन्होंने मतलब बताया कि कई लोगों से मेरी जान पहचान हुई, मतलब इनके घर आना जाना सभी था। अब 1929 में निराला जी से, है ना, निराला जी से परिचय हुआ और उसके बाद 1929 से लेके 39 तक यह दिनों दिन घनिष्ठ होता गया। मतलब लगभग 10 साल लंबा जान पहचान चला इनका और इनका जो व्यक्तित्व था मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब और भी बहुत सारे मिश्र बंधु बहुत बड़े आदमी थे, है ना, 3 भाई लखनऊ में जो रहते थे। तो इस तरह कई लेखक और कवियों का इनके घर आना जाना था, क्योंकि नामी गिरामी इनके पिता भी थे, काफ़ी संपन्न लोग थे, तो इनके यहाँ से आना जाना लोगों का लगा रहता था। और जैसे कि उत्तर भारत में बहुत से लेखक और कवि ना जन्म लिए, तो ये भी उत्तर भारत से ही थे और उस समय लखनऊ में रहा करते थे। तो आगे कहा है कि काशी में उन दिनों अनेक महान साहित्यक रहा करते थे, है ना, तो वहाँ आना जाना रहता ही था। साल में कम से कम 2 चक्कर तो लगा आते थे, ये भी जाते थे। लेखक तो बन ही चुके थे ये धीरे धीरे। अब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इनको देखकर इनके अंदर में जो बड़ी स्फूर्ति आ जाती थी। और शरद बाबू हिंदी मज़े से बोल लेते थे, बंगाली थे, टूटी फूटी हिंदी नहीं, बहुत ही अच्छे बोलते थे। तो बोलते थे कि स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियां लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका अभ्यास छूट जाता है। मतलब एक जोश रहता है उस समय लिखते हैं, बाद में सब काम धंधे में बिजी हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं। निश्चय करो, इनको बोलते हैं कि तुम जन्म भर लेखक ही बने रहोगे। और ये क्या बोले लेखक, फिर हाँ कर दिए कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। अब एक पुराना किस्सा सुनाते हैं। शरद चंद्र इनको बोलते हैं कि जब वो 18-19 साल के थे तो लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे और 2-3 किताबें छपी और वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। अब एक दिन अपने कॉलेज के जीवन में उनको एक अध्यापक मिले, उनका नाम था 5 गौड़ी बाबू, मतलब दत्त डे या बनर्जी कुछ रहा होगा किसी किसी टीचर का नाम रख देते ना, तो इनको भी 5 कौड़ी कहा गया। तो वे बंगाली के प्रसिद्ध आलोचक भी थे। अपने पुराने शिष्यों को देख के उन्होंने कहा कि शरद, मैंने सुना है कि तुम बड़े अच्छे लेखक बन गए हो, लेकिन तुमने अपनी किताबें पढ़ने को नहीं दी मुझे। तो शरद जो थे वो मतलब थोड़ा असमंजस में पड़ गए और बोले कि वे पुस्तकें इस योग्य नहीं है कि आप जैसे महान पंडित, मतलब महान ज्ञानी आप पढ़ें। तो फिर वो 5 कौड़ी जो थे सर उनके बोले कि पुस्तकें तो कहीं से मैं लेके पढ़ ही लूँगा, पर चूँकि तुम लेखक बन ही गए हो तो इसलिए 3 बातें ध्यान से सुनना मेरी। अब शिक्षक तो शिक्षक ही होता है, चाहे कितने बड़े भी लेखक के हों।
तो उनकी बातों को कहा कि मेरी पहला तो एक है कि लिखना तो अपने अनुभव से, और दूसरे अपनी रचना को लिखने के बाद किसी को तुरंत मत दिखाना या किसी से सलाह लेने का। इसके बाद दूसरा मतलब बोलते हैं कि 2-3 महीना लिख के कम से कम ड्राज में रख दो, किसी से पूछो मत, सलाह मत लो, है ना, और ठंडे दिमाग से फिर उसमें सुधार करते रहो। जब संतोष मिल जाए तब अपनी रचना दूसरे के सामने लाओ। और तीसरा यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। तो ये 3 बातों को लेके जो था अपने मन में ये आगे बढ़े। और चौथा यह था कि अगर तुम्हारे पास 4 पैसे हैं तो 3 पैसे जमा करो और 1 पैसे खर्च करो। अगर बहुत खर्चीले हो तो 2 पैसा जमा करो, 2 खर्च करो। और भी ज़्यादा खर्चीले हो तो 3 पैसा जमा करो, 1 खर्च करो, 3 खर्च करो, 1 जमा करो। और ज़्यादा ही अगर खर्चीले हो तो तुम 4 खर्च करो कमाने के बाद, लेकिन किसी से उधार मत लो, क्योंकि उधार की प्रवृत्ति क्या होती है, लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। तो बहुत अच्छी सीख इन्होंने दी 5 कौड़ी बाबू जो शरद बाबू को देते हैं। अब 100% अमल में लाए, और यही चीज़ जो हमारे अमृतलाल नागर थे ये भी लाए अपने जीवन में, और आज बहुत बड़े जो हैं इनका नाम है ना हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो इन्होंने आगे लिखा है कि 1935 से 37 तक अंग्रेजी माध्यम के अनेक विदेशी कहानियाँ तथा गुस्ताव लाबेर के एक उपन्यास मादाम बॉवेरी का हिंदी अनुवाद भी किया है इन्होंने। और तो ये पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इनके लेखक बनने की कहानी है। तो ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।